तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से हम लेकर के चलते हैं आपको पिछले क्लास में, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, द लास्ट लेसन के बारे में। कक्षा 12 का जो प्रोज का पहला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हमने आप लोगों को टोटल 12 पैराग्राफ थे, जिसमें से 5 पैराग्राफ का हमने वर्ड बाय वर्ड हर एक वर्ड की मीनिंग समझाते हुए उस चैप्टर की बहुत ही अच्छे से अर्थ समझाने की कोशिश की है। और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और आज हम लेकर के आए हैं उसका जो पार्ट 2 है, अगला भाग लेकर के चलते हैं। 5 पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ने वाले हैं छठे पैराग्राफ से। लेकिन 5वें पैराग्राफ तक की कहानी क्या हुई थी, जरा एक बार हम रिवाइंड कर देना चाहते हैं लास्ट वाले पैराग्राफ को लेकर के। कि हम लोगों ने जाना था कि जो एम हैमल थे, जो अध्यापक थे, लड़का भागते भागते किसी तरीके से स्कूल पहुंचता है। और स्कूल में जब पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे जो कमरा था, वहां पे जो लोग थे बिल्कुल शांत थे। ऐसे लगता था जैसे कि वो संडे की सुबह की छुट्टी होती थी, जिस तरीके से पूरा माहौल शांत होता था, उसी तरीके से उस दिन भी जिस दिन वो लड़का पहुंचता है उसी तरीके से सुबह में शांति थी। आखिर वो ऐसा क्यों था? तो जब वो क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि उसके क्लास में जितने भी उसके क्लासमेट थे वो पहले ही सीट पर बैठ चुके थे। और उतना ही नहीं, जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी पीछे वाले सीट पर बैठे हुए थे। यह सब देख करके वो बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन जैसे तैसे जब वो क्लास में एंट्री करता है तो वो डरते डरते क्लास में एंट्री करता है। फिर भी अध्यापक उसको डांटते नहीं हैं, लेट आने पर भी उसको नहीं डांटते हैं और कहते हैं कि बैठ जाओ नन्हे फ्रेंच, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और क्या कहते हैं कि यह तुम लोगों का आज लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। यानी कि वो लड़का क्या सुनता है कि वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं। और अध्यापक ने कहा कि ये फ्रेंच वाला जो लास्ट लेसन है। इतनी बातें सुन करके लड़के का जो शरीर है वो बिल्कुल कांप जाता है और कहता है कि अरे, अभी तो मैंने धीरे धीरे फ्रेंच लिखना बोलना सीखा था, जब ये सर चले जाएंगे तो मैं कैसे सीख पाऊंगा। वो अपने पीछे की गई गलतियों पर पछतावा करता है और उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं आगे कैसे पढ़ूंगा। और वो अध्यापक भी जो उसको पीटे थे, मारे थे, उन सभी बातों को वो भूल जाता है लड़का, कि मेरे अध्यापक ये जो एम हैमल हैं मुझको कितना पीटे थे, कितना मारे थे। उन सभी बातों को भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि अगले ही दिन जो एम हैमल अध्यापक थे वो उस विद्यालय को छोड़ करके और साथ ही साथ उन सभी को छोड़ करके अगले देश में जाने वाले थे, नेक्स्ट कंट्री में जाने वाले थे, उस देश को छोड़ करके जाने वाले थे। उसके बाद की कहानी होती क्या है आप लोग समझ लेंगे। पूरा डिटेल से अगर जानना चाहेंगे तो जा करके पहली वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, इसका पार्ट फर्स्ट, आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को समझ लेंगे तो मेरा दावा है, भरोसा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। और अगर आप इसको डीपली से पूरे ध्यान से समझेंगे तो मैं कहीं न कहीं मेरी उम्मीद है कि आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। आइए हम देखते हैं। तो बेचारा जब लड़का पहुंचता है, क्लास में देखता है तो सभी लोग बैठे होते हैं, तब वो क्या कहता है, दिया गया है पुअर मैन। पुअर मैन यहाँ पर किसको कहा गया है? एम हैमल जो अध्यापक है उनको कहा गया है। यहाँ पर पुअर मैन वर्ड जो यूज किया गया है वो कहता है पुअर मैन, बेचारे आदमी। गरीब आदमी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। क्या कहा जा रहा है कि बेचारा आदमी, चाहे वो उस अध्यापक को कहा जा रहा है कि बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी कि इसी आखिरी लेसन के ऑनर में, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, इसी आखिरी पार्ट के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, इसी आखिरी लेसन के सम्मान में उन्होंने क्या किया था? पुट ऑन किया था। पुट ऑन का मतलब पहना था। क्या पहना था? हिज फाइन संडे क्लोथ्स, यानी कि अपना सुंदर संडे का जो कपड़ा होता था उसको पहन करके आए हुए थे। यानी कि वो कपड़ा उस दिन साफ सुथरा पहन करके आए थे, जो कि वो कभी कभी संडे को पहन करके आते थे, या फिर कभी इंस्पेक्शन डे होता था, प्राइस डे होता था, तब वो पहनते थे। लेकिन वो उस दिन संडे वाला कपड़ा पहन करके आए थे, किस लिए? इसी लास्ट चैप्टर के सम्मान में, क्योंकि वो उनका आखिरी लेसन था, आखिरी दिन था। फिर क्या होता है? एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं अंडरस्टूड समझ गया, और अब मैं समझ गया कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, और अब मैं समझ गया कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के जो बूढ़े लोग थे, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और मैं समझ गया कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वो कमरे के पीछे
क्यों बैठे हुए थे। मैं इस बात को समझ गया। लड़का कह रहा है मैं जान गया कि गांव के जितने भी बूढ़े लोग थे, गांव के जितने भी ओल्ड मैन आए हुए थे, वो कमरे के पीछे वाले सीट पर क्यों बैठे हुए थे, मुझे यह बात का पता चल गया। इट वॉज बिकॉज, और वो क्यों बैठे थे बताया जा रहा है, इट वॉज बिकॉज वे आए हुए थे क्योंकि दे वर सॉरी टू, क्योंकि वे भी क्या थे, काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी, सॉरी फील कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, और यह उनका हमारे मास्टर को थैंक करने का, हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का क्या था, उनका एक वे था, वे का मतलब तरीका था। यह मतलब जो लोग बुजुर्ग लोग आए हुए थे, कमरे के पीछे बैठे थे ना सीट पर, तो यह उनका हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का एक तरीका था। इसके लिए फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि एक फेथफुल सर्विस के लिए, 40 साल की एक फेथफुल सर्विस करने के लिए, एंड ऑफ शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए, दैट वाज दियर्स नो मोर, जो उनका अब नहीं था, उस देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए और 40 साल की एक फेथफुल सर्विस करने के लिए उस मास्टर के प्रति वो जो लोग आए हुए थे बुजुर्ग लोग, उनका एक धन्यवाद करने का क्या था, एक तरीका था। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं उसके आगे, देखते हैं क्या होता है, उसको समझिएगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी कि वाइल जब आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में जब मैं सोच रहा था, तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना, क्या सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम बुलाया गया, या फिर मेरा नाम बुलाया गया, मैंने सुना। और किसने बुलाया, इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, मेरा टर्न था, टू रिसाइट, रिसाइट करने का, रिसाइट का मतलब बोलने का, बताने का, अब मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। अब देखिएगा क्या बताने की मेरी बारी थी। अब देखिए वो बताया जा रहा है कि what would I not have given to be able to say that, यानी कि मैं यह कहने के लिए, मैं यह कहने के लिए या फिर कहने में एबल होने के लिए क्या कुछ भी न करने के लिए तैयार था। समझेगा इस बात को। कहा जा रहा है कि आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, यानी कि मैं यह कहने के लिए या फिर कहने में समर्थ होने के लिए, एबल होने के लिए क्या कुछ नहीं देने के लिए, क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार था। क्या क्या कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी कि उस ड्रेडफुल रूल को, पार्टिसिपल के, उस पार्टिसिपल के भयानक रूल को, पूरे पूरे रूल को कैसे, बहुत तेजी से एंड क्लियर और साफ शब्दों में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती किए, साफ साफ और तेज शब्दों में कहने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था, क्या कुछ देने के लिए मैं तैयार नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि वो लड़का सोच रहा था कि एम हमला मुझसे पूछेंगे पार्टिसिपल के बारे में, तो मैं खड़ा होकर के तेज तेज स्पष्ट शब्दों में बिना कोई गलती किए कुछ भी बता दूंगा, और इसको बोलने के लिए वह क्या कुछ न करने के लिए तैयार था, क्या कुछ नहीं करना चाहता था वो, यानी कि सोच रहा था कि बिल्कुल बोल दूंगा ऐसे खड़ा होकर के। एंड उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैंने पहले ही वर्ड्स में क्या कर दिया, मिक्सड अप कर दिया। पहले ही वर्ड में यानी जब मैं खड़ा होकर के पार्टिसिपल के बारे में बताने की कोशिश किया, तो मैं पहले ही शब्द में मिक्सड अप कर दिया, गलती कर दिया, पहले ही शब्द मैंने सब गड़बड़ कर दिया। एंड स्टूड देयर, और वहां पर खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, क्या करके, अपने डेस्क को पकड़ करके मैं चुपचाप खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था, मेरा जो हृदय था वो बीट कर रहा था, मेरी जो हृदय थी वो काफी तेज गति से धड़क रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा डेयर नहीं हो पाया, हिम्मत नहीं कर पाया, साहस नहीं कर पाया क्या करने का, टू लुक अप, ऊपर देखने का, यानी कि मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं अपने मुंडी को उठा करके ऐसे सर की तरफ देख पाऊं, मैं बिल्कुल शर्मा गया, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कहानी में, फिर क्या होता है, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना, क्या सुना, कि एम हेमल से टू मी, एम हेमल मुझसे कहे, क्या कहे, कि आई वोंट स्कोल्ड यू, क्या कहे, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कहे कि आई वोंट स्कोल्ड यू, यानी कि मैं तुमको स्कोल्ड नहीं करूंगा, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंज, नन्हे फ्रेंज, क्या कह रहे हैं कि नन्हे फ्रेंज, छोटे फ्रेंज, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट
फील बैड इनफ, क्या कह रहे हैं उस छोटे से लड़के से, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले ही इनफ काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा फील हो रहा होगा, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज, देखो क्या है, क्या कह रहे हैं वो कि सी हाउ हाउ इट इज, देखो क्या हो गया है, कैसे हो गया है, ये सब क्या हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, देखो कह रहे देखो ऐसा है कि एवरी डे वी हैव सेड, कि हर दिन, एवरी डे बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट की कहानी होती है, आप समझेंगे आपकी भी यही कहानी है, आप भी ऐसा ही करते हैं, तो आपको एक कहीं ना कहीं एक नसीहत मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने पर। क्या कह रहे हैं वो कि एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड, हम अपने आप से कहते हैं, अवर सेल्फ, अपने आप से कहते हैं, यानी कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि क्या कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे, वाह का मतलब कहते हैं अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास काफी ज्यादा समय है, यानी कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि अरे हमारे पास तो अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, काफी ज्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं क्या करूंगा, कल पढ़ लूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, हमारे पास काफी ज्यादा समय है, हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास काफी ज्यादा समय है, मैं कल पढ़ लूंगा, कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और तुम अब देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं, ये कहते कहते हम कहाँ आ गए हो, तुम देख रहे हो। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, ओह दैट इज द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी ट्रबल है, यही सबसे बड़ी समस्या है विथ अल्सास, अल्सास के लोगों के साथ में। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सास के जो लोग होते हैं, सी अल्सास को बोला गया है कि वह लर्निंग को, सीखने को, पढ़ने को क्या करती है, टुमारो, कल के लिए टाल देती है, यानी जो अल्सास के लोग होते हैं वो आज नहीं सीखते, वो क्या करते हैं, आज नहीं करके वो कहते हैं कि नहीं कल करेंगे, कल नहीं करके परसों करेंगे, ऐसा टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब नाउ दोज फेलोज, अब वे लोग, वे बाहरी लोग, आउट है ना, अब वे बाहरी लोग, देयर विल बी हैव राइट, द राइट, उनके पास राइट होगा, अब उन बाहरी लोगों के पास अधिकार होगा, टू से कहने का, टू यू तुमसे, अब तुमसे उन बाहरी लोगों का यह कहने का अधिकार होगा कि हाउ इज इट, ये सब कैसे हो गया है, ये सब कैसे हो रहा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, और तुम फ्रेंचमैन होने का एक बहाना करते हो, तुम एक फ्रेंच वासी होने का, एक फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, यानी तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, तुम फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करते हो, बहाना करते हो, और यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही तुम अपनी भाषा स्पीक कर सकते हो, और ना ही तुम राइट कर सकते हो। क्या कह रहे हैं कि लोग, बाहरी जो लोग होंगे वो कहेंगे कि तुम लोग फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, और ना तो तुम्हें अपनी भाषा बोलने आती है और ना ही तुम्हें अपनी भाषा लिखने आती है, और ऊपर से तुम लोग फ्रेंचमैन होने का, फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन अब अध्यापक कह रहा है कि पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे ज्यादा वर्स्ट नहीं हो, तुम सबसे ज्यादा खराब नहीं हो नन्हे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सभी लोगों के पास ग्रेट डील होता है, हम सभी लोगों के पास बड़े से बड़ा कारण होता है। टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, क्या करने का, अपने आप को दोष देने का, रिप्रोच का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोष देना, ठीक है। हम सभी लोगों के पास एक ग्रेट डील होता है, सबसे बड़ी कारण होती है क्या करने की, अपने आप को, स्वयं को दोष देने की। अब देखते हैं क्या है वो दोष। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्या बता रहे हैं, उस लड़के से कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंग्जियस, वो ज्यादा एंग्जियस नहीं थे, वो ज्यादा उत्सुक नहीं थे, इनफ मतलब ज्यादा पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने में। क्या कह रहे हैं उस छोटे से लड़के की कि लड़के नन्हे फ्रेंड्स घबराओ नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता तुमको पढ़ाने में उतने ज्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, वे प्रेफर करते थे, तुम्हारे माता पिता पसंद करते थे क्या करना, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, तुमको एक फार्म में या फिर किसी मिल में काम पर लगाना चाहते थे, काम पर रखना पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको क्या कर सके, लिटिल मोर मनी, और भी ज्यादा पैसे मिल सके, इसलिए तुम्हारे माता पिता तुमको किसी फार्म में, किसी मिल में काम पर लगाना चाहते थे। एंड आई, और मैं, अब राइटर, अरे अब ये एम है मतलब अपने आप को भी कह रहा है कि और मैं, आई हैव बीन ब्लेम टू आल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं
मेरी भी गलती है, मेरी भी दोष है इसमें। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरी भी इसमें गलती है। क्या गलती है कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या कर रहे हैं वो कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुमको अक्सर नहीं भेजा है, टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स फूलों में, अपने फूलों में, क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या करने के बजाय, तुम्हारे पाठ को लर्निंग करने के बजाय, तुम्हारे पाठ को अध्ययन कराने के बजाय, पढ़ाने के बजाय, सिखाने के बजाय, क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी लाने के लिए या पानी डालने के लिए नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, अध्यापक कह रहे हैं कि और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है। अध्यापक कह रहे हैं कि इसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है, और मैं भी कम नहीं हूं, इसमें मेरी भी गलती है। मुझे जब मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, और मुझे तुमको पढ़ाना चाहिए था तो मैं तुमको पढ़ाता नहीं था, तुमको क्या करता था, फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सबसे खराब आदमी नहीं हो नन्हे फ्रेंच। इतनी बातें अध्यापक कह रहे हैं। उसके बाद देखिए अब अगले पैराग्राफ में क्या होता है, देखते हैं अब होता क्या है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, देन तब, वन थिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मतलब एक के बाद दूसरी बातें। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एक के बाद दूसरी बातें हुई। वन थिंग फ्रॉम अनदर, तब एक के बाद दूसरी बातें हुई। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमल बातें करते रहे किस पर, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज पर। यानी कि एम हैमल जो अध्यापक थे वे फ्रेंच भाषा पर बातें करते रहे। सेइंग दैट, कह रहे थे, क्या कह रहे थे, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या कह रहे थे कि जो हमारी जो फ्रेंच भाषा है ना, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह सबसे सुंदर खूबसूरत भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। क्या कह रहे थे वो कि जो फ्रेंच भाषा है वो पूरे विश्व में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियरेस्ट भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे लॉजिकल भाषा है, सबसे तर्क संगत वाली भाषा है। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिससे हम लोगों को क्या करना चाहिए, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसको गार्ड करके रखना चाहिए, हमें इसको संजो करके रखना चाहिए, हमें इसको बचा करके सुरक्षित रखना चाहिए। एमंग अस, हमारे बीचों में, हमारे बीच में हमें इस भाषा को बचा करके रखना चाहिए। एंड नेवर टू फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। किसको नहीं भूलना चाहिए, फ्रेंच भाषा को नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्यों बता रहे हैं कि क्यों नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी भाषा पर क्यों कंट्रोल करना चाहिए, क्यों कि व्हेन, जब, क्योंकि जब अ पीपल, जब एक लोग, चाहे कोई भी लोग, आर इंस्लेव्ड, गुलाम होते हैं, यानी जब कोई भी लोग गुलाम होता है तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जब तक, एज लॉन्ग एज को क्या कहते हैं, जब तक, यानी कि जब कोई भी इंस्लेव्ड होता है, गुलाम होता है, तो जब तक वे, यानी जो लोग गुलाम होते हैं वे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी लैंग्वेज पर, अपनी भाषा पर होल्ड फास्ट करके रखते हैं, अपनी भाषा पर नियंत्रण करके रखते हैं, अपनी भाषा पर मजबूती बनाए रखते हैं, अपनी भाषा को पकड़ करके रखते हैं, या अपनी भाषा में बिल्कुल महारत हासिल किए होते हैं, तो इट इज एज, तो यह वैसे ही होता है, या वह उसी की तरह होता है। इट दे हैड द की टू दियर प्रिजन, जैसे कि क्या कहा जाए, दे हैड द की, कि उनके पास चाबी है, टू दियर प्रिजन, उनके जेल की। यानी कि उसी तरीके से है जैसे कि हम कैदी हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे जेल की चाबी भी है। यानी कि हम कभी भी क्या कर सकते हो, जेल से निकल सकते हैं। कब, जब हम अपनी भाषा में बिल्कुल अपनी भाषा को पकड़ करके रखे हैं, अपनी भाषा को कंट्रोल करके रखे हैं, या फिर हमें वो भाषा बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो यह उसी तरीके से है जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे ही जेल की चाबी है। फिर क्या कहा जा रहा है कि देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि देन, तब, इतना कहने के बाद अध्यापक ही ओपनड, वह खोले, क्या खोले, अ ग्रामर, एक ग्रामर की किताब खोले, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाने लगे, लेसन पढ़ाने लगे। और आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मैं यह देख करके अमेज्ड हो गया। लड़का कह रहा है कि आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं यह देख करके चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितने अच्छे तरीके से मैं उसको अंडरस्टूड कर पा रहा था, कितने अच्छे तरीके से मैं ये जो ग्रामर पढ़ा रहे थे, कितने अच्छे तरीके से मुझे ये समझ में आ रहा था। यह देख करके मैं दंग रह गया। लड़का कह रहा है
ऑल ही सेड, उन्होंने जो कुछ भी बोला, सीम्ड माने प्रतीत हो रहा था, सो इजी, सो इजी, कैसा प्रतीत हो रहा था, उन्होंने जो कुछ भी कहा, मास्टर ने, एम हैमल ने जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ भी बोला, वो बिल्कुल इजी प्रतीत हो रहा था, बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू, और मैं यह भी सोचा, क्या सोचा, दैट की आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैं यह भी सोचा कि हो सकता है कि मैं इतना केयरफुली पूर्वक, इतनी सावधानी पूर्वक पहले कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या फिर मैंने यह भी सोचा कि हो सकता है कि उन्होंने कभी भी नहीं एक्सप्लेन किया था, बताया था एवरीथिंग, सारी चीजों को विथ सो मच पेशेंस, इतने सारे पेशेंस के साथ में। मैंने यह भी सोचा कि या तो हो सकता है कि मैंने कभी इतना केयर करके उनकी बातों को सुना ही नहीं था, या फिर उन्होंने इतना पेशेंस के साथ इन सारी चीजों को कभी बताया ही नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, almost as if the poor man wanted to give us all he knew. ऐसा लग रहा था कि वह बेचारे आदमी, अब बेचारा आदमी कौन है यहाँ पे, मास्टर एम हैमल है, वह बेचारे आदमी वांटेड माने चाहते थे, क्या चाहते थे, टू गिव अस ऑल ही न्यू, टू गिव अस, हमें देना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारे आदमी हम लोगों को देना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, वो जो कुछ भी जानते थे। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारे आदमी जो कुछ भी उनको आता था, जो कुछ भी उनके दिमाग में था, वह हम सभी लोगों को बता देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, इस क्लास को, इस कंट्री को छोड़कर जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में वो उनकी जितनी भी बातें जानते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो हम लोगों को बताकर जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था कि वह एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में हमारे हेड्स में, हमारे खोपड़ी में, हमारे मन में उन सभी बातों को क्या करना चाहते थे, पुट कर देना चाहते थे, हमारे मस्तिष्क में, मन में, दिमाग में उन सभी बातों को रख देना चाहते थे, समझा देना चाहते थे। आप लोगों को आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आराम से वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट होता क्या है, अगली कहानी कहां पर पहुंचती है, आगे क्या होता है। आफ्टर द ग्रामर, अब देखिए ग्रामर पढ़ने के बाद, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद में, वी हैड, यहाँ पर भी डी छूट गया है, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेसन था, हमारा पार्ट था किसमें, राइटिंग करने का, लेखन का पार्ट था हमारा, किसके बाद में, ग्रामर पढ़ने के बाद में। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास था, क्या था, न्यू कॉपीज, नई कापियां थी, फॉर अस, हमारे लिए। उस दिन एम हैमल जो अध्यापक थे, उनके पास हमारे लिए क्या थी, नई कापियां थी। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो बिल्कुल ब्यूटीफुल हैंड, राउंड हैंड में लिखी गई थी, मतलब कह सकते हैं कि वर्गाकार भाषा में लिखी गई थी। क्या लिखा गया था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास लिखा गया था, एक राउंड हैंड, मतलब ऐसे राउंड हैंड में लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे, लिटिल फ्लैग्स की तरह दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे झंडे की तरह दिखाई दे रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जैसे लग रहा था कि वो एवरीवेयर, हर जगह स्कूल कमरे में क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं, मतलब फ्लोटिंग कर रहे हैं, यानी जो लिखा गया था वो छोटे छोटे झंडे की तरह दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे फ्लैग की तरह दिखाई दे रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल के कमरे में हर जगह क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग हो रहे हैं, मतलब लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि वो डेस्क के बिल्कुल टॉप पर एक रॉड से, क्या है, हंग है, मतलब एक रॉड से बंधे हुए हैं, एक रॉड से लटके हुए हैं, एक रॉड में फंसाए गए हैं। और वो कहते हैं, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क, और लड़का कहता है, क्या कहता है, यू आर टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था। लड़का कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, आप लोग थे नहीं वहां पे, लेकिन आपको देखना चाहिए था। क्या देखना चाहिए था, कि हाउ एवरीवन, कि किस तरीके से प्रत्येक लोग सेट टू वर्क, अपने अपने काम पर सेट हो गए थे, किस तरीके से उस कक्षा में जितने भी लोग थे, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किस तरीके से सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, आपको देखना चाहिए था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और उस कमरे में कितनी शांति थी, हर जगह कितना शांति था, आपको देखना चाहिए था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक आवाज आ रही थी, द ओनली साउंड, केवल एक आवाज थी, किसकी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स,
पेन के स्क्रैच करने की, जो जिस तरीके से आप कॉपी पर पेन को लिखते हैं तो उसकी जो स्क्रैच करने की साउंड आती है, केवल वही आवाज आ रही थी, बाकी हर तरफ क्या था, सन्नाटा था, शांति था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और उसने उसी बीच में क्या होता है, वंस एक बार, सम बीटल्स कुछ भौरे, फिर बीटल्स माने क्या होता है, भौरे, फ्लू इन उड़ करके अंदर आ गए। उसी टाइम बीच में क्या होता है, कुछ भौरे उड़ करके अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन नोबडी कोई नहीं, पेड माने दिया, एनी अटेंशन कोई भी ध्यान, टू देम उनके ऊपर, किनके ऊपर, भौरों के ऊपर। यानी जब भौरे कमरे में आ गए तो कोई भी उन भौरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, बड़े छोड़ दो, बुजुर्ग छोड़ दो, यहाँ तक कि जो लिटलेस्ट वंस थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी उस भौरों के ऊपर ध्यान नहीं दिए। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too, यानी कि छोटे बच्चे भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए, जो क्या कर रहे थे, Who worked right on tracing their fish hooks, जो मछली पकड़, fish hooks का मतलब होता है क्या, मछली पकड़ने का कांटे को क्या कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, मतलब बना रहे थे। As if that was French too, और ऐसा लग रहा था कि वो भी क्या थे, फ्रेंच ही थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रांसीसी भाषा ही थी। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, अब देखिए क्या होता है, ऑन द रूफ, छत के ऊपर, ऑन द रूफ छत पर क्या थे, द पिजन्स कूड वेरी लो, जो कबूतर थे वो बहुत ही लो टोन में, बहुत ही धीरे धीरे आवाज में कू कू कर रहे थे, मतलब गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और जब कबूतर की आवाज को मैंने सुना, लड़का कह रहा है कि जब मैंने कबूतर की आवाज को सुना तो आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में सोचा, क्या सोचा, कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या सोचा कि जो कल से जर्मन भाषी वाले टीचर आएंगे, जो जर्मन इस विद्यालय में पढ़ाएंगे, मैंने सोचा कि क्या वे लोग, जो जर्मन वाले टीचर आएंगे कल से नए पढ़ाने के लिए, मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इन इवन द पिजन्स, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में ही पढ़ाएंगे, जर्मन भाषा में ही गाने के लिए मजबूर करेंगे। मैंने अपने आप में सोचा कि वो हम लोगों को तो जर्मन पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन क्या ये जो कबूतर हैं, जो अपने आप में गुटरगू कर रहे हैं, क्या इन लोगों को भी, क्या इन कबूतरों को भी वे जर्मन भाषा में ही गाने के लिए मजबूर करेंगे, ये मैं अपने आप में सोचा। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं अगले पैराग्राफ में, क्या होता है देखते हैं होता क्या। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा, अब देखिएगा उसी बीच क्या होता, वेन एवर, जब आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लेखन का कार्य करते हुए ऊपर देखा तो क्या देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल बैठ गए थे बिल्कुल मोशनलेस होकर के, बिल्कुल स्थिर होकर के, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, वो बैठ गए थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड अमेजिंग एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, THING होगा, क्या कर रहे थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले तो वो एक चीज को गेजिंग कर रहे थे, एक चीज को देख रहे थे, घूर रहे थे, निहार रहे थे, देन एट अनदर, फिर उसके बाद दूसरी चीजों को देख रहे थे बैठ करके, एज इफ ही वांटेड, और जैसे कि वो चाहते थे, मानो कि वो चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, मतलब इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि वो चाहते थे, क्या चाहते थे, कि टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने माइंड में, अपने मन में उन सभी चीजों को फिक्स कर लेना चाहते थे, उन सभी जो चीजों को देख रहे थे उन सभी चीजों को अपने मन में बैठा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी कि जिस तरीके से, या फिर जैसी, जस्ट हाउ मतलब जैसी, एवरीथिंग सारी चीजें लुक्ड मान दिखाई दे रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में, उस छोटे से स्कूल के कमरे में जिस तरीके से जैसी भी चीजें दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उन सभी चीजों को अपने मन में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी थी, जब फैंसी का मतलब क्या होता है, सोचो, विचार करो, फैंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जरा विचार करिए, आप क्या विचार करिए, कि फॉर 40 years he had been there in the same place, क्या विचार करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि फॉर 40 years, क्योंकि 40 सालों से he had been there in the same place, क्योंकि 40 सालों से एम हेमल जो अध्यापक थे वह सेम प्लेस पर ही रहे थे, मतलब एक ही जगह पर रहे थे, इसी स्कूल में आकर के पढ़ा रहे थे, इसी स्कूल में रह रहे थे 40 सालों से। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और क्या था उनके पास में, विंडो के बाहर, विंडो के आउटसाइड, विंडो के बाहर उनका एक छोटा सा बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और हिज क्लास, उनका क्लास था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, यानी 40 सालों से वह एक ही जगह पे रह रहे थे, बस एक छोटा सा बगीचा था बिल्कुल वैसे ही था, और उनके सामने जो क्लास था बिल्कुल वैसे ही था, जस्ट लाइक दैट, मतलब बिल्कुल वैसे ही था, सेम था 40 सालों से। Only the desk and benches had been worn smooth, और देखिए
40 सालों से तो सब कुछ सेम था, लेकिन जो डेस्क और कुछ जो बेंचेस थे हैड बीन worn स्मूथ, वो वॉर्न हो करके मतलब उसको आगे पीछे करने से, गिरते हुए थोड़ा मोड़ा वो घिस करके कह सकते हैं क्या हो गए थे, स्मूथ हो गए थे, मुलायम हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज, और जो वॉलनट का ट्रीज था, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, और जो वॉलनट का पेड़ था इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, वो थोड़े से क्या हो गए थे, टालर हो गए थे, बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और जो एक होप वाइन, एक बेल लता होती है, वो क्या हो गई थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वह होप वाइन की जो बेल है जिससे उन्होंने क्या किया था, खुद प्लांट किया था, खुद लगाया था। ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, वो विंडो के सहारे ट्विन्ड होकर के, विंडो से लिपट करके कहां चली गई थी, टू द रूफ, छत पर चली गई थी। कौन, ये जो होप वाइन की बेल लता है, ये खिड़की से ट्विन होकर के, खिड़की से ऐंठ करके, मुड़ करके, लपेट करके छत पर चली गई थी। इतना ही थोड़ा सा चेंज हुआ था, बाकी 40 सालों से सारी चीजें क्या थी, सेम थी। फिर क्या होता है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब देखेंगे बहुत ही मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका दिल टूट जाता है, क्या सुन करके, क्या देख करके, कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, मतलब उनका जो हार्ट है वो कितना ज्यादा ब्रोकन हुआ होगा, उनका हृदय, उनका दिल कितना ज्यादा टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सभी चीजों को छोड़ने पर। यानी कि अगले दिन वो जाने वाले थे ना, तो इन सभी चीजों को छोड़ने पर उनका हृदय कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर दिस सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग दियर ट्रंक्स, क्या सुन करके, टू हियर दिस, यह सुन करके, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, ऊपर कमरे में, एबव द रूम, ऊपर कमरे में अपनी बहन को, पैकिंग दियर ट्रंक्स, उनके ट्रंक्स को, उनके ट्रंक मतलब संदूक बक्सा जो भी कह सकते हैं, कि उनके ट्रंक्स को पैक करते हुए, यानी कि जो उनकी बहन थी वो ऊपर कमरे में उनके ट्रंक्स को, संदूक को पैक करके मूविंग कर रही थी, मतलब अब धीरे धीरे आ रही थी, उसकी आवाज को सुन करके, उसकी आवाज को क्या करके, सुन करके, और यह सोच करके कि वह अब इन सभी चीजों को छोड़ करके चले जाएंगे, उनका हृदय कितना फट रहा होगा, ऐसा लड़का सोच रहा है। फॉर दे, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि वे अगले दिन क्या करने वाले थे, इस देश को छोड़ करके जाने वाले थे। आई बात समझ में, अगले दिन इस पूरे कंट्री को छोड़ करके, इस पूरे क्लास को, स्कूल को छोड़ करके वो जाने वाले थे। कौन, एम हेमल। अब देखिएगा लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या होता है, कहानी क्या पहुंचती है, समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन क्या बताया जा रहा है, ही हैड द करेज, उनके पास करेज था, साहस था, टू हियर एवरी लेसन, हर एक लेसन को ध्यान से सुनने का, टू द वेरी लास्ट, आखिरी तक, लेकिन आखिरी तक हर एक लेसन को सुनने का उनके पास करेज था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, और राइटिंग के बाद, लेखन का कार्य होने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा लेसन था, लड़के का जो लेसन पार्ट था किसमें, हिस्ट्री में, हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबी चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, और जब हिस्ट्री का लेसन हुआ तो जो तभी क्या होता है, जो बेबीज यानी जो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे वो चैंटेड माने बोले, चैंटेड किए, उच्चारण किए, बोले, क्या बोले, अपना जो बा बे बी बो बू छोटे बच्चे बोलते ना एक साथ स्वर में, तो इस तरीके से वो बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे जो ओल्ड हाउसर, जो बूढ़ा हाउसर बैठा हुआ था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने क्या किया, अपने चश्मे को पुट ऑन किया, अपने चश्मे को लगा लिया, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों में अपने प्राइमर को, जो बाल होती छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, दोनों हाथों में उस प्राइमर को लेकर के, स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, उन लेटर्स को, किन लेटर्स को, यही लेटर को, बा बे बी बोजू, जो बो बू है, इन्हीं लेटर को उनके साथ में, उन छोटे बच्चों के साथ में वो भी क्या किया, स्पेल्ड किया, मतलब बोला। वो बूढ़ा अवसर भी उन छोटे बच्चों के साथ में वही उच्चारण किया, वही शब्द बोला जो छोटे बच्चे बा बे बी बो बू कह रहे थे, इन शब्दों को वो भी बूढ़ा आदमी बोला। कैसे बोला, दोनों हाथों में प्राइमर को लेकर के। तब क्या होता है, यू कुड सी दैट ही टू, अब यू कुड सी दैट, तुम देख सकते थे, अगर तुम रहते ना तो तुम देख सकते थे, क्या देख सकते थे, कि ही टू, वह भी वाज क्राइंग, वह जो बूढ़ा आदमी था ना वो भी क्या कर रहा था, रो रहा था, वह बूढ़ा आदमी भी रो रहा था।
हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी जो आवाज थी, बूढ़े आदमी की जो आवाज थी वो इमोशन के कारण, वो भावनाओं के कारण ट्रेम्बल हो रही थी, लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी उस बूढ़े आदमी की आवाज। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना, उस बूढ़े आदमी की, यानी बूढ़ा आदमी कौन, ओल्ड हाउसर, उस बूढ़े आदमी को सुनना काफी ज्यादा फनी लग रहा था। लड़का कह रहा है उस बूढ़े आदमी को रोने की आवाज को सुनना फनी लग रहा था। दैट की वी ऑल वांटेड, कि हम सभी चाहते थे क्या, टू लाफ एंड क्राई, हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे उस बूढ़े आदमी की आवाज को सुन करके। आह हाउ विल आई रिमेम्बर इट, लड़का कह रहा है कि अरे आह हाउ विल आई रिमेम्बर इट, कितने अच्छे से मुझे वो याद है, कितने अच्छे से मुझे वो बात याद है। कौन सी बात, दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पाठ मुझे कितने अच्छे से याद है, वो पुरानी बातें कितना अच्छे से मुझे याद है। तभी क्या होता है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी तुरंत क्या होता है, तो जो चर्च क्लॉक होता है, स्ट्रक माने 12, स्ट्रक 12 का मतलब चर्च क्लास में कितने बज गए, जो चर्च में क्लॉक लगी थी उसमें 12 बज गए। तभी तुरंत क्या हो गया, चर्च से जो चर्च में जो क्लॉक लगा हुआ था या चर्च की जो घंटी थी उसमें 12 बज गए। देन द एंजलिस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियन, देन द एंजलिस, इसका मतलब क्या होता है, और जो चर्च में घंटी होती है ना वो बजी, देन द एंजलिस यानी कि चर्च की घंटी बजी। फिर क्या होता है, एट द सेम मोमेंट, और उसी पल चर्च की घंटी बजी, जो चर्च में प्रार्थना की घंटी लगी होती है वो बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी पल द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, जो प्रसियन सैनिक थे वो क्या करते, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स का मतलब वो होता है ना जो बजाते हैं, तुरही टाइप का बजाते हैं उसको बोला जाता है ट्रम्पेट्स। नहीं बजाते ऐसे, जैसे 3-4 टाइप का होता है, या फिर शादी ब्याह में देखे होंगे ऐसे बजाते लोग, ऐसे ऐसे करके वो होता है। तो जो पर्शियंस के जो तुरही की रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी जो पर्शियंस की जो तुरही की आवाज थी, यानी जो बजा रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो पर्शियन सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिल करके रिटर्न हो रहे थे। शुरू में आप पढ़े होंगे कि जो पर्शियन सैनिक थे वो आरा मशीन के पीछे जो खुली खेत थी उसमें अभ्यास कर रहे थे। तो जो पर्शियन सैनिक थे वो जो ड्रिल करके वापस आ रहे थे, उनके जो ट्रम्पेट्स की आवाज थी वो क्या हो रही थी, अंडर आवर विंडोज, वो हमारे खिड़की के नीचे आ रही थी, है ना। जो पर्शियन सैनिक थे जो ड्रिल से वापस आ रहे थे, रिटर्निंग कर और अभ्यास करके वापस आ रहे थे, तो उनके तुरही बजाने की जो आवाज थी वो हमारी खिड़की के नीचे तक आ रही थी। और तब क्या होता है, एम हेमल स्टूड अप, और जब ऐसा हुआ तो एम हेमल जो मोशनलेस होकर के शांति से बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। और क्या हो गए, खड़े हो गए। वेरी पहले का मतलब वो बिल्कुल कह सकते हैं कि उदास थे, पीले पड़ गए थे, बिल्कुल कमजोर पड़ गए थे। इन ही चेयर, अपने कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना टॉल नहीं देखा था, कभी उनके बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। और वो कहे खड़े होकर के, जब खड़े हो गए तो कहे, क्या कहे, माय फ्रेंड्स, क्या कहे कि माय फ्रेंड्स, पूरे क्लास में जितने भी लोग बैठे थे सबसे कहे कि मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। सेड ही, वह बोले, क्या बोले, आई मतलब ऐसे बोल रहे हैं, वो उनकी आवाज नहीं निकल पा रही है। वो कहे मैं, कहे मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन अचानक से कोई बात उन्हें चूक कर दी, मतलब रोक दी। मतलब वो आगे मैं कुछ कहना चाहते थे, लेकिन यह उन्होंने अचानक से कोई चीज रोक दी, और ही कुड नॉट गो ऑन, और वो गो ऑन नहीं कर सके, मतलब वो कुछ भी आगे बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और जब कुछ बोल नहीं सके तो वह उठे और शांति से किधर घूमे, ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का पीस लिए, एक चाक उठाए, एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी माइट के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में उसको लेते हुए, उस चाकू को पकड़ते हुए, he wrote as large as he could, वह उतना बड़ा लिखे जितना बड़ा लिख सकते थे, उतना बड़ा लिखे चाक को लेकर के जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और क्या लिखे, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, इसका मतलब क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद, ये आखिरी वर्ड वो लिखे। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो क्या किए, रुक गए। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और लीन्ड हिज हेड,
अगेंस्ट द वॉल और अपने हेड को, अपने सर को उस दीवार के सहारे क्या कर लिए, लीन कर लिए, ऐसे टिका लिए, अपने दीवार के सहारे खड़े हो गए। फिर क्या होता है, एंड और विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द कहे, और बिना एक भी शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना एक भी शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, वह इशारा किए, टू अस, हम लोगों से, मतलब बच्चों से, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। मतलब इतने वो बिल्कुल तकलीफ में थे, दर्द में थे, इतने ज्यादा कि वो कुछ कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए, केवल वो हम लोगों से हाथों से इशारा किए, और इशारा करते हुए क्या कहे, स्कूल इज डिसमिस्ड, क्या कहे कि साथियों, मेरे दोस्तों, कि अब स्कूल जो है वो डिसमिस हो गया, अब क्लास खत्म हो गया है, यू मे गो, अब आप सभी लोग जा सकते हैं। किसने कहा, एम हैमल ने कहा, अंत में आकर के बोला कि अब आप लोग का क्लास खत्म हो गया, अब आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, और ये आप लोगों का लास्ट लेसन है। अब मैं आज के बाद और अब अभी से अब कभी भी आप लोगों को नहीं दिखाई दूंगा, मैं आप लोगों को अब कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों को कल से एक नए टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, जर्मन भाषा में पढ़ाएंगे। अब ये फ्रेंच जो लेसन था यही अब हमारा समाप्त होता है, हमारा और तुम्हारा यहीं तक साथ था। इतना कह करके वो वहां से चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि इस कहानी में क्या मतलब था, इस कहानी में क्या कहा गया था, एम हैमल कौन थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें जरूर बताइएगा, और अगर समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट करके हमें एक बार बताइएगा कि सर हाँ अच्छे से समझ में आया है, या फिर कमी कहाँ है वहां पर भी आप बताने की कोशिश करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आपके जितने भी संपर्क हैं, आपके जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं, आप उनको शेयर करें, ताकि ये वीडियो, ये जो चैप्टर है उनके पास भी पहुंच सके। अगर उनको कोई समस्या होती है पढ़ने में तो तब तक के लिए ऐसे ही चैप्टर को हम फिर से लेकर के आएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।